हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3। हमने इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। इसी तरीक़ा से हम 40 प्रैक्टिस सेट करेंगे। एग्ज़ाम आते आते हम 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी सुंग वंश, ऑप्शन सी कण्व वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मौर्य वंश। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। पालीताना शहर को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। ऑप्शन बी अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। ऑप्शन सी अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन डी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ठीक, इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के प्रमुख सम्राटों का कालक्रम निम्नवत है। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540, फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। इस प्रकार से मुगल सम्राटों के कालक्रम का सही क्रम अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होगा। मुगल वंश का
मुगल वंश का स्थापना बाबर ने 1526 से 1530 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है तिम्मर राजा वोडेयार प्रथम, ऑप्शन सी है तिरुमाला देवराय, ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान का हत्या हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798-1799 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गया। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सैन्य विद्रोह, चंपारण आंदोलन, बंगाल का विभाजन। असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बंगाल का विभाजन, सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सैन्य विद्रोह बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, बंगाल विभाजन 1905 में, चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद जरूर कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये चारों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या किया गया? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल देश का राज्य फूल है। कमल देश का राज्य फूल है, कहाँ का है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कर्नाटक। कहाँ का राज्य के फूल कमल है? कर्नाटक का। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कमल भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प है। कहाँ कहाँ का है कमल राजकीय पुष्प? कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी यूएसएसआर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? यूएसएसआर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। रूस को ही क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन बी, विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा क्या है? निम्न सदन है, और विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है। अतः विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध के विस्तार, कार्य क्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित एवं समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, जिसका गठन 3 मई 2005 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ऑप्शन ए, गोलाकार। ऑप्शन बी, पैराबोलिक। ऑप्शन सी, अंडाकार। ऑप्शन डी, शंक्वाकार। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडाकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडाकार। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुव पर 6 माह के दिन और रात, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, दिन व रात का छोटा बड़ा होना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, लोहा अयस्क। ऑप्शन सी, बॉक्साइड। ऑप्शन डी, जस्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, ऑप्शन बी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड के गुआ खान लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। यह झारखंड में सिंहभूमि जिले में
स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 3.34%, ऑप्शन सी 0.054%, ऑप्शन डी 0.38%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 0.03%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.03%। क्या इस पॉइंट्स वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन बी ऑप्शन सी NH35, ऑप्शन डी NH20। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए NH44। क्या आ जाएगा? NH44 सबसे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक, NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पहले इसका नाम NH7 था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी फैन, ऑप्शन सी प्रेयरी, ऑप्शन डी स्टेपी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी फैन। कौन सा घास का मैदान नहीं है? फैन। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरियरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्णकटिबंध घास का मैदान है तथा स्टेपी यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फैन घास का मैदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है। देश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन बी दूरसंचार, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वस्त्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी वस्त्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वस्त्र। ठीक, पॉइंट देखते हैं। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी एवं जूट आदि उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या है? NDP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेट डोमेस्टिक प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र में NDP का पूरा नाम क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक सकल घरेलू उत्पाद में जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के ह्रास को घटा दिया जाए तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। NDP बराबर फार्मूला क्या होता है? GDP माइनस मूल ह्रास। क्या होता है? GDP माइनस मूल ह्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, इसका ढलना धनात्मक होगा। ऑप्शन बी, यह औसत उत्पादन से अधिक होगा। ऑप्शन सी, यह औसत उत्पादन के समान होगा। ऑप्शन डी, यह औसत उत्पादन से कम होगा। क्या हो गया आंसर इसका 18 का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह औसत उत्पादन से कम होगा। क्या होगा? औसत उत्पादन से क्या होगा? सीमांत उत्पादन से पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और कम होगा। ठीक, ऑप्शन डी। जब कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग दिया जाता है तो उसका उत्पादन औसत उत्पादन प्राप्त होता है। सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच संबंध निम्न होता है। पहला, जब औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ऊपर होता है। ठीक, और दूसरा, जब औसत उत्पाद घट रहा हो तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से नीचे होता है। अधिकतम औसत उत्पाद पर सीमांत और औसत उत्पाद एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, पोंगल। ऑप्शन बी, ओणम। ऑप्शन सी, दिवाली। ऑप्शन डी, दशहरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, दशहरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दशहरा। किसको विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? कौन से त्योहार को? दशहरा को। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पूर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। जल्दी जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितना मार्च को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी 8 मार्च को। कब? ऑप्शन सी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल। ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मुखर्जी। ऑप्शन सी, गीता आनंद। ऑप्शन डी, झुम्पा लहिरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल। ठीक, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत सन 1917 में की गई थी। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1937 में पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल की अमेरिका पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश हैं। क्या आ जाएगा इसका आंसर? कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह क्या है? गलत है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश का कितना होता है? 9 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम डैश रखा गया है। क्या रखा गया? ऑप्शन है चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर। ऑप्शन बी, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर। ऑप्शन सी, चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर। ऑप्शन डी, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर। ऑप्शन डी। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब उंगलियों की बजाय कलाई से गेंद को घुमाता है तो वह चाइनामैन गेंदबाज कहलाता है। चाइनामैन शैली का नाम 1930 में चीनी मूल की वेस्ट इंडीज गेंदबाज एलिस अचांग के नाम पर पड़ा। ठीक। अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 1958। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1958। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को समर्पित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 में हैदराबाद में EFLU का उद्घाटन किया था। EFLU का मतलब इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यानी कि हिंदी और विदेशी भाषाओं का विश्वविद्यालय का शॉर्ट फॉर्म क्या है? EFLU। ठीक। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे लेडी विथ ए लैम्प का खिताब दिया गया है? निम्नलिखित इनमें से किसे लेडी विथ ए लैम्प का खिताब दिया गया? ऑप्शन है मैडम कामा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प दीपक वाली महिला का खिताब दिया गया है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।